हाँ जी, नमस्कार। ठीक होंगे आप, ये उम्मीद है मुझे। तो थर्ड ग्रेड का जो नज़दीकी एग्ज़ाम है, हालांकि अन्य भर्ती परीक्षाओं के लिए भी मैराथन क्लासेज लगातार दूंगा। अब मैं अपनी ये क्लास ज्योग्राफी की है, ज्योग्राफी की कंप्लीट क्लास आप मान लीजिए। हालांकि ज़्यादा लेंथी हुई तो इसके दो पार्ट कर देंगे। पूरे जितने ज्योग्राफी के टॉपिक है उसमें से लगभग 150 क्वेश्चन, ज़्यादा समय नहीं लूंगा मैं। इस इंतजार में आप मत रहना कि आपको ज्यादा समय दिया जाए, क्योंकि उसमें आपका समय ज्यादा लगता है कि प्रश्न दे दिया, हाँ जी जल्दी जल्दी उत्तर बताएं। इसमें आपका समय मैं ध्यान रखता हूं यूट्यूब पे, क्योंकि मैं परहेज करवाता हूं स्टूडेंट्स को कि इन दिनों में आपको इससे बचना चाहिए। जिन्होंने अपनी तैयारी चेक करनी है तो बिल्कुल लेटेस्ट आज के समय के जो कथन कारण बोर्ड पेपर ऐसे प्रश्न पूछने लगा है, और एक पेपर की मैं व्याख्या आपको पूरे पाठ्यक्रम की लेवल 1 के लिए 105 और लेवल 2 के लिए 80 क्वेश्चन की पूरे सिलेबस के और बिल्कुल नए पैटर्न पर 80 क्वेश्चन आपको करवाऊंगा। तो उससे पहले अपने ज्योग्राफी के बाद देख लेंगे सामान्य ज्ञान वाला, और एक शैक्षिक प्रबंधन, बिल्कुल जो लेटेस्ट योजनाएं वगैरह, वो नवाचार वगैरह उनकी रख लेंगे एक क्लास। कोई और 4-5 क्लासेज मैं आपको दूंगा, ऐसा मेरा प्रयास रहेगा। चलिए, सांबर साल्ट जो है लिमिटेड, बिल्कुल लेटेस्ट अपने आप में इसलिए बन जाता है ये प्रश्न। क्यों? क्योंकि सांबर साल्ट लिमिटेड जो है, अब जिले चेंज हुए हैं, तो उस हिसाब से पूछा जा सकता है कि जयपुर जिला तो था ही है, नया ब्यावर बना है, नया डीडवाना बना है, तो इनमें मसला होगा। अजमेर और नागौर थे पूर्व में, अब कौन सा कट हो गया है? सांबर साल्ट लिमिटेड, हिंदुस्तान साल्ट लिमिटेड का एक हिस्सा मान लो सांबर साल्ट लिमिटेड किस जिले में नमक उत्पादन का कार्य करती है? तो ये जयपुर में करती है। आप तब तक उत्तर बता सकते हैं, जो पढ़ने वाले अपना जो है चेक करना चाहते हैं कि हमें कितना का आता है, तो वो कर सकते हैं। ठीक है, तो ब्यावर नहीं है, डीडवाना कुचामन है, क्योंकि पूर्व में नागौर में एक जगह पड़ती है नावा, वो क्या है, नागौर की थी, अब कहां आ गई? डीडवाना कुचामन में। तो अजमेर, डीडवाना और जयपुर, यानी कि 1 3 4, 1 3 4, ये है इसका उत्तर। 1 3 4 सी नंबर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, जल्दी जल्दी आप उत्तर लगा दिया करें अगर लगाना चाहें। निम्न में से असंगत युग्म है। राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की स्थापना 1955 में हुई। राजस्थान वित्त निगम की, सॉरी, और राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की स्थापना ये कह रहा है 1967, नहीं, ये कब हुई है? 1900, आप लिखें तब तक। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड 1966, कहां पड़ता है ये देबारी में पड़ता है ना, ठीक है। और हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड 1967 में है। तो ये कोई संस्थान ऐसा कई बार पूछ लेता है एग्जामिनर, जिसका क्या है कि डायरेक्ट आपको सन बताना होता है। तो आप इसको देख सकते हैं कि कॉपर जो है वो बाद में है, जिंक पहले है, 66 में है, ये 67 में है। वित्त निगम 1955 में है, लेकिन राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम जो है वो 1964 में है। अब पथ परिवहन से संबंधित जो आपको दो बातें बताता हूं। परिवहन से संबंधित जो ग्रामीण रोडवेज अभी चली थी, ये एक नई बस सेवा शुरू की है राजस्थान के 357 मार्गों पर। अभी लेटेस्ट असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम में भी पूछा गया था। जो ग्रामीण पथ परिवहन निगम जो रोडवेज वाली नई बस चलाई है, और ये कब इसका उद्घाटन? ये सितंबर, सॉरी, अक्टूबर में। कब चली ये? अक्टूबर में। ये बस जो है इसका शुभारंभ कब हुआ है? अक्टूबर 2025 में। सितंबर मुझे वो याद रह गया। एक तो ये लेटेस्ट है रोडवेज वाली बात, 357 मार्गों को जोड़ने के लिए राजस्थान के, और एक है अमृत भारत। देखो, वंदे भारत ट्रेन तो आपने सुना होगा, अमृत भारत ट्रेन जो है लगभग 29 सितंबर, हाँ 29 सितंबर ही है, 29 सितंबर 2025 को इसका शुभारंभ किया था। दरभंगा बिहार है, वहां तक गई है। कहां से? अजमेर में। आप जगह बताएं, अजमेर की कौन सी जगह से दरभंगा बिहार तक? ये अमृत भारत नई ट्रेन परिवहन क्षेत्र में नया इनोवेशन जो हुआ है। तो ये दो आंकड़े इंपॉर्टेंट थे। चलिए, निम्न में से कौन सी सूती वस्त्र उद्योग से संबंधित नहीं है? सूती वस्त्र उद्योग से संबंधित
नहीं है, ये आपको बताना है। चलो, महाराजा उमेद मिल्स लिमिटेड, हाँ ठीक है, कहां पर है? पाली में है। आदित्य मिल्स लिमिटेड, एडवर्ड मिल लिमिटेड, आप ये बताएं इनमें से ब्यावर में, अजमेर में, ये कौन सी है? आप इनका बता सकते हैं ना। तो ये तीनों की तीनों कहां है? कपड़ा उद्योग से संबंधित है। वर्स्टेड स्पिनिंग मिल्स जो है, स्पिनिंग मिल्स किससे है? ऊन से संबंधित है। किससे संबंधित है? ऊन से संबंधित है वर्स्टेड वाली। ये कहां पड़ती है? अपने चूरू वाले इलाके में पड़ती है। और ऊन उत्पादन में राजस्थान का कौन सा स्थान है? प्रथम स्थान है। अब आप बता दें कि ऊन, ये आपका चेकअप ही है बस, जल्दी जल्दी, कि ऊन कितने प्रतिशत ऊन उत्पादन राजस्थान में होता है? पहले दो आंकड़े आप बताएं, पॉइंट लगा के। 98% है। पहले दो आंकड़े आप बताएं, 41, 47, 42, 48, जल्दी जल्दी, कितने पॉइंट, कितने? लास्ट में 98%। ठीक है, तो इस तरह से आप साथ साथ आपका चेकअप ये भी कर सकते हैं। आप निम्न में से असंगत युग्म है, ज्यादा समय नहीं लेना, मैं बार बार कह रहा हूं, तो कोई भी ऐसी बात नहीं, सीधे अपने प्रश्न। राजश्री सीमेंट नागौर में पड़ता है। श्रीराम सीमेंट वर्कस बताएं कहां? वंडर सीमेंट निम्बाहेड़ा में। हिंदुस्तान सीमेंट उदयपुर में। श्रीराम सीमेंट कहां पड़ता है? ये पड़ता है भाई श्रीराम, जय श्री राम, कहां पड़ता है? कोटा में पड़ता है, न कि कोटपुतली में। तो इसका असंगत ये हो जाएगा। सैमकोर ग्लास इंडस्ट्री कहां पर स्थित है? सैमकोर कहां है? सैमकोर कहां है? सैमकोर कोटा में है। कहां पर है? सैमकोर कहां पर है? कोटा में है। देखो, कोटा और धौलपुर कंफ्यूजन वाली चीजें हैं कांच उद्योग से संबंधित। कोटा और धौलपुर में जो चीजें हैं उनको आप अच्छे से देख लेना रिवीजन के दौरान, कोटा और धौलपुर में। हालांकि ज्योग्राफी ना बच्चों ने लगभग पढ़ रखी होती है, तो मेरा भाई ये इसको करवाने का वैसे कोई इतना मन नहीं था। लेकिन फिर जो ऑनलाइन स्टूडेंट्स जुड़े हुए हैं, ऑफलाइन वाले तो चलो उनको व्याख्या मिल जाती, ऑनलाइन वालों को ये है कि सर हमें जरूर करवाओ। तो इसमें काफी सारे टेस्ट वाले प्रश्न भी हैं, तो इसलिए करवानी पड़ रही है। अन्यथा मुझे ये था कि जो नए नए से टॉपिक हैं, जैसे आपको लास्ट में खेल खिलाड़ी की एक मैराथन, या करंट अफेयर्स की एक हो सकती है, दूसरा प्रबंधन की हो सकती है, साइको की एक, साइको में 2025 वाले प्रश्न, 2024 वाले आए हुए सारे प्रश्नों की व्याख्या टॉपिक अनुसार। निम्न में से असंगत युग्म है। मोदी एल्कलाइज एंड केमिकल लिमिटेड, अच्छा ये कहां पर है? ये दोनों ही आ गए भाई। जयपुर यहां था, जयपुर नहीं है, तो ये कहां पर है? ये अलवर में है, अलवर में है। चलिए देखते हैं आगे, कोई और अगर गलत हुआ तो। डीसीएम श्रीराम सीमेंट इंडस्ट्री कोटा में है। श्रीराम फर्टिलाइजर्स कोटा में है। राष्ट्रीय केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड, इनको अच्छे से देख लेना। राष्ट्रीय केमिकल चित्तौड़गढ़ में है, श्रीराम फर्टिलाइजर कोटा में है, डीसीएम श्रीराम सीमेंट इंडस्ट्री कोटा में, श्रीराम वाला कोटा में ही आ रहा है, और राष्ट्रीय केमिकल वाला चित्तौड़ में आ रहा है। और मोदी एल्कलाइज एंड केमिकल लिमिटेड ये अलवर में है, जयपुर में नहीं, तो इसका ये असंगत में आ जाएगा। नेक्स्ट, राज्य का पहला चावल क्लस्टर कहां है? देखिए बांसवाड़ा में कौन सा है, एक तो हमें यह ध्यान रखना है, बांसवाड़ा में कौन सा है? मक्का क्लस्टर है। और चावल से संबंधित बात आ जाए, सबसे ज्यादा चावल उत्पादन की बात आ जाए, तो ये कहां जाते हैं हम? बूंदी की तरफ जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, निम्न में से असंगत युग्म है, आप फर्स्ट उत्तर लगा सकते हैं भाई। देश की सबसे बड़ी खजूर पौधशाला बीकानेर बाजरा अनुसंधान केंद्र मंडोर, इसको चेक करना भाई, ये क्या है? केंद्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र भरतपुर सेवर में है। और कब हुआ था? 93 में स्थापना। कृषि अनुसंधान केंद्र कहां है? बीकानेर में। ठीक है, ठीक है। देश की सबसे बड़ी खजूर पौधशाला आपको पता है कहां है? जोधपुर में पड़ती है। कहां है खजूर पौधशाला? जोधपुर में पड़ती है, बीकानेर में नहीं। पता नहीं क्यों, क्योंकि कृषि अनुसंधान वाला और वो बीकानेर में खजूर से संबंधित भी काफी काम होता है ना, तो लगता है बीकानेर, वहां पर आपको अनुसंधान केंद्र भी है तो वहां लगने लगेगा, लेकिन होगा नहीं। खजूर पौधशाला जो है वो जोधपुर में है। लास्ट में जो आपको फाइनल पेपर करवाऊंगा, पेपर जैसा देखना, बिल्कुल ऐसे नए नए ऐसे लगेगा कि हाँ ये तो है, ये सत्य है, ऐसा हो सकता है, लेकिन वो सत्य नहीं होगा। कौन सा सुमेलित नहीं है? वस्त्र उद्योग भीलवाड़ा, ठीक है।
सीमेंट उद्योग से संबंधित जगह निम्बाहेड़ा, ठीक है। अभी हमने पढ़ा था वंडर सीमेंट वाला, निम्बाहेड़ा में किसका पढ़ा था? वंडर सीमेंट वाला, ठीक है। सोडियम सल्फेट डीडवाना में उर्वरक उद्योग जो है कहां पर है? गडेपान कोटा में है, गडेपान कोटा में है। तो मोडक कोटा में क्या है? मोडक कोटा में ये सीमेंट उद्योग से संबंधित है, सीमेंट उद्योग से संबंधित है। ज्यादा समझाने का प्रयास नहीं करूंगा मैं, मुख्य मुख्य तथ्य जो आपकी आंखों से निकल जाएं, आपको लगे कि हाँ बोडक और गडेपान दोनों कोटा की जगह है, एक सीमेंट से संबंधित है और एक उर्वरक उद्योग से संबंधित है, तो इसका उत्तर हो जाएगा डी। नेक्स्ट, असत्य कथन है, ये भौगोलिक स्थिति पर है। शुरू के प्रश्नों में अरावली पर्वतमाला से संबंधित जितने भी तथ्य हैं, जितने का मतलब है कि मध्य अरावली की, उत्तरी अरावली की चोटियों को क्रमानुसार ऊपर वाली 5-6 चोटियां अच्छे से देख लेना, सिर्फ रघुनाथ और वो उनको ही देख के मत चले जाना, खो तक आप पूरी 5 चोटियां ऊपर वाली क्रमानुसार उनकी हाइट वाइज अच्छे से देख लेना। असत्य कथन चुने, महान सीमा भ्रंश अरावली वह विंध्याचल पर्वत का मिलन स्थल है, विंध्यन कगार भूमि बलुआ पत्थरों से निर्मित है, बूंदी व मुकंदरा की पहाड़ियां दक्कन के लावा पठार का हिस्सा है, घोड़े के नाल की आकृति, एक जरूर याद रखना कि बूंदी और मुकंदरा की पहाड़ियों को आप जरूर पढ़ते हैं कि ये अर्धचंद्राकार पहाड़ियां हैं। आप कहोगे सर हाँ ठीक है, ये सामान्य प्रश्न आ गया, तो फिर वो गोलाकार पहाड़ियां पूछ सकता है ना, राजस्थान में गोलाकार पहाड़ियां कहां है? तो गोलाकार पहाड़ियां कौन सी है राजस्थान में? जो 56 की पहाड़ियां है ना, 56 की पहाड़ियां जो है वो गोलाकार पहाड़ियों की श्रेणी में आती हैं। 56 की पहाड़ियां जो है वो गोलाकार में, जालोर बाड़मेर इस तरफ वाली लगभग जो पहाड़ियां गोलाकार में आती हैं ये अर्धचंद्राकार पहाड़ियां हैं। घोड़े के नाल की आकृति वाली रामगढ़ पहाड़ी डग गंगाधर पहाड़ियों का हिस्सा नहीं है। डग गंगाधर कौन सा है? ये तो पड़ता है आपके झालावाड़ में, डग गंगाधर झालावाड़ में। उल्का पिंड गिरने से इनकी आकृति बनी है, और ये फिर घोड़े के नाल वाली किस भूमि का हिस्सा है? ये शाहबाद उच्च भूमि का हिस्सा है, शाहबाद उच्च भूमि का हिस्सा है। घोड़े के नाल की आकृति वाली उल्का पिंड गिरने से इनका निर्माण हुआ। डग गंगाधर क्षेत्र झालावाड़ में है, और शाहबाद उच्च भूमि कहां पर पड़ती है? 12 में पड़ती है। तो डी नंबर ऑप्शन इसका असत्य हो जाएगा। प्रश्न संख्या 11, पूर्वी मैदानी प्रदेश के संदर्भ में सत्य कथन बताइए। चंबल बेसिन का हिस्सा होने के कारण इत्मीनान से चीजों को पढ़ा करें। ये क्या पूछ रहा है? पूर्वी मैदानी प्रदेश के बारे में पूछ रहा है। भौतिक प्रदेशों में हम सेकंड लास्ट प्रदेश है जो पठारी प्रदेश से पहले वाला, उसकी बात कर रहे हैं। वो ये कह रहा है कि चंबल बेसिन का हिस्सा होने के कारण सर्वाधिक डांग भूमि धौलपुर जिले में है। एक बात ध्यान दे दें, सारे प्रश्न ऑथेंटिक बुक्स में से खुद के बनाए हुए हैं मेरे, कोई ऐसा नहीं है कि PYQ या किसी सेंटर के या उठा लाया, नहीं, सारे खुद के बनाए हुए प्रश्न है। हाँ, PYQ कोई आपको 2-4 मिल सकते हैं, बहुत ही कम संख्या में होंगे। चंबल बेसिन का हिस्सा होने के कारण सर्वाधिक डांग भूमि धौलपुर जिले में है। बनास बेसिन का दक्षिण पूर्वी भाग, बनास का दक्षिण पूर्वी भाग मालपुरा करौली का मैदान कहलाता है। चंबल बेसिन माही बेसिन का ढाल पश्चिमी और वह बनास बेसिन का ढाल पूर्व की ओर है। चंबल के प्रवाह के कारण बीहड़ भूमि का निर्माण होता है जो कि कोटा से धौलपुर तक फैली है। सत्य कथन हमने ढूंढना है इसका, तो हालांकि इसमें थोड़ी सी प्रश्न में मिस्टेक हो सकती है। ये तो पहली बात गलत हो गया सीधा ही आपके सामने कि डांग भूमि कहां पर है, ये करौली में है, तो ये तो गया ए वाला, तो ये देखो ये सारा कट हो गया, इसमें भी ए है, ये कट हो गया। अब आपको देखना था कि CD है या BCD है ना, तो बी वाला भी ठीक है, BCD सारे ही सही हो गए। ये तो स्क्रीनशॉट लेके आप जो टेस्ट सीरीज से जुड़े हैं उनके पास तो मैटर मिला हुआ है, और जो नए बच्चे वीडियो को देख रहे हैं तो वो स्क्रीनशॉट लेके आप इस पे मनन कर सकते हैं अगर आपको किसी भी चीज पर ये लगता है कि ये तथ्य हमारे काम का है। दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? एक तो ध्यान रखना स्तूर, बूंदी की पहाड़ियों का आ जाए। मुझे ये लगता है कि ये प्रश्न अभी तक एग्जामिनर इस तरफ ध्यान नहीं दे रहा, अरावली की चोटियों तक ही रुका हुआ है। बूंदी की पहाड़ियों का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? तो स्तूर है। कस्बा थाना शाहबाद उच्च भूमि की,
शाहबाद उच्च भूमि की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? शाहबाद उच्च भूमि की तो कस्बा थाना है, कस्बा थाना है। यह क्या है? दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? यह है चांदखेड़ी। अच्छे से चांदखेड़ी, अच्छे से इनकी हाइट वाइज कुछ भी आपको लगता हो तो आप देख सकते हैं। सर फोन देना मेरा एक बार, तो आप इनको हाइट वाइज अब देखो। दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश जो है इसके हम दो भाग पढ़ लेते हैं वैसे तो। कौन सा? डग वाला और शाहबाद उच्च भूमि वाला। शाहबाद उच्च भूमि वाला है ना। तो अब जो है, हाँ, ये इसकी ऊंचाई जरूर लिख सकते हैं आप, क्योंकि ये 517 मीटर है, क्योंकि ये पठारी प्रदेश की सर्वोच्च चोटी है, पठारी प्रदेश की। और स्तूर वाली 353 है और कस्बा थाना 456 है। ये 456 है कस्बा थाना, ये इस पार्ट की सबसे ऊंची चोटी है। अगर आप देखना चाहें कि राजस्थान के भौतिक प्रदेशों में सबसे लास्ट वाला पठारी प्रदेश है, उसके भी आगे हम पढ़ लेते हैं डग, गंगाधर, शाहबाद उच्च भूमि, मैदानी भाग वगैरह वगैरह। उसमें अगर पूरे प्रदेश का पूछा जाए, उसकी सर्वोच्च चोटी चांदखेड़ी है। चांदखेड़ी की ऊंचाई 517 मीटर है। यानी कि इसीलिए तो कहा जाता है ना, एक इंपॉर्टेंट बात, दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश का प्रश्न आता है इसकी औसत ऊंचाई कितनी है? औसत ऊंचाई जैसे हम पढ़ते हैं अरावली की औसत ऊंचाई हम पढ़ते हैं 930 मीटर अरावली की, तो इस प्रदेश की औसत ऊंचाई कितनी है? 500 मीटर है औसत ऊंचाई। सिर्फ डग गंगाधर वाले की पूछ ले, डग गंगाधर वाले, इसकी 450 मीटर है औसत ऊंचाई। इसकी औसत ऊंचाई तो 500 मीटर है। इसकी सबसे ऊंची चोटी जो है वो चांदखेड़ी 517 मीटर है। स्तूर बूंदी की पहाड़ियां जो अर्धचंद्राकार, वहां एक ऊंची चोटी है। और शाहबाद उच्च भूमि की ऊंची चोटी का नाम है कस्बा थाना। उड़िया पर्वत तो 1300 क्रॉस चला गया। ये तो निम्न में से कौन सी दक्षिण अरावली की चोटी नहीं है? दक्षिण अरावली की चोटी नहीं है। ये इसमें आपको कंफ्यूजन पैदा कर सकता है नाग पहाड़ और नाग पानी। नाग पहाड़ अजमेर वाली और ये मध्य अरावली की चोटी है, ठीक है, मध्य अरावली की चोटी है। बाकी ऋषिकेश, लीलागढ़, नागपानी, ये सारी की सारी है, खो नहीं है। तो आप सीकर वाले और उस एरिया से लग के जितनी चीजें हैं उत्तरी अरावली की 5 चोटियां क्रमानुसार जरूर याद कर लें। नेक्स्ट प्रश्न, हाँ जी, राजस्थान के किन क्षेत्रों में अनुप्रस्थ बालू का स्तूप पाए जाते हैं? बीकानेर के पूगल के चारों ओर बिल्कुल पाए जाते हैं अनुप्रस्थ। अनुप्रस्थ बालू का स्तूप कौन से थे? अनुप्रस्थ बालू का स्तूप में एक शब्द जरूर याद रखना है आपको, समकोण पर, समकोण वाली स्थिति में, ठीक है। और अनुदैर्ध्य वाले कौन से हैं? हवा की दिशा के, वायु की दिशा के समानांतर जो बनते हैं। गंगानगर जिले के सूरतगढ़, बिल्कुल ठीक है। जैसलमेर वाले में नहीं, अनुप्रस्थ वाले जो हैं बरखान, अनुप्रस्थ, ये इधर वाले इलाके में, गंगानगर, बीकानेर इस तरफ में, नीचे वाले इलाके में ये नहीं देखने को मिलते। हनुमानगढ़ जिले का नोहर, हनुमानगढ़ जिले का नोहर, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। ए और बी, ए और बी, तो ये दोनों हैं। नेक्स्ट, राजस्थान के भौतिक प्रदेशों के संबंध में सत्य कथन। चलो, सबसे पहले अरावली पर्वतमाला का हिस्सा, तत्पश्चात पूर्वी मैदानी भाग का उद्भव हुआ। अच्छा ठीक है, सबसे पहले अरावली पर्वतमाला का हिस्सा, उसके बाद, तो ये गलत हो गया, पूर्वी मैदानी प्रदेश का नहीं, अरावली के जस्ट बाद कौन सा आएगा? पठारी प्रदेश, जिसकी औसत ऊंचाई हमने कितनी पढ़ी है? 500 मीटर। तो 1 नंबर पे ये आता है, 2 नंबर पे ये आता है, 3 नंबर पे मैदानी, और 4 नंबर पे कौन सा आता है? मरुस्थल वाला भाग आता है। इस तरह से ये आते हैं। चलो, ये बात हमारी असत्य होगी। पूर्वी मैदानी प्रदेश की जनसंख्या पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश के लगभग बराबर है। ये कहता है पूर्वी मैदानी प्रदेश की जनसंख्या पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश के लगभग बराबर है। अब देखो, मैंने इस प्रश्न को टेक्निकल तरीके से बनाया, तो आप दोनों की जनसंख्या अगर आपको पता हो तो आपका प्रश्न जो सही हो जाता है कि 39-40% वाली जनसंख्या हमें यहां पर देखने को मिल जाती है। तो यह बात सत्य है। अरावली पर्वतमाला राज्य के 10% पर भाग पर है। तो अब यहां देखो,
थोड़ी थोड़ी मिस्टेक भी आपका प्रश्न गलत कर सकती है, और बोर्ड आजकल कथन कारण सत्य असत्य के प्रश्न पूछने लगा है। जमादार भर्ती वाला पेपर आपने देखा होगा। तो अरावली पर्वतमाला 9% पर नहीं, अरावली पर्वतमाला 10% भाग पर है, 9 पर है, और 10% अरावली में क्या है, जनसंख्या है। राजस्थान की 10% जनसंख्या है, 9% भाग पर है। छोटी सी मिस्टेक इसमें की गई है, तो यह कथन असत्य हो गया। पूर्वी मैदानी प्रदेश का उद्भव प्लिस्टोसीन के प्रारंभिक व दक्षिण पठारी प्रदेश का उद्भव क्रिटेशियस युग में हुआ। अब जब आप बेसिक पढ़ते हैं भौतिक प्रदेशों का, तो हम अक्सर अरावली को देख लेते हैं कि इसका प्री कैम्ब्रियन काल में हुआ, ठीक है, मान लेते हैं। लेकिन दूसरों का भी जब उसने पूछ लिया कभी, तो क्या करेंगे हम, हमें याद होना चाहिए। तो आपको याद करवाने के लिए तथ्य दिया है कि पूर्वी मैदानी प्रदेश का उद्भव प्लिस्टोसीन के प्रारंभिक काल में हुआ। सबसे पहले अरावली है जो कि प्री कैम्ब्रियन युग में बनी। उसके बाद पठारी प्रदेश है, पठारी को क्रिट याद रख लेना, ठीक है, क्रिटेशियस वाले में हुआ ये। फिर आ जाता है हमारा मैदानी प्रदेश जो कि प्लिस्टोसीन के प्रारंभिक काल में होता है। और फिर हमारा आ जाता है मरुस्थल। मरुस्थल क्या है, मरुस्थल आता है जो प्लिस्टोसीन वाला है उसका उत्तर काल, प्लिस्टोसीन का बाद वाला काल है। एक युग का प्रारंभिक और एक बाद वाला काल, तो बाद वाले काल में हुआ। ये जरूर प्लिस्टोसीन क्रिटेशियस इन युगों को अच्छे से देख लेना। तो कुल मिला के इसका डी सही है, तो बी और डी जहां आपको दिखे तो वो उत्तर सही हो जाएगा, सी नंबर। नेक्स्ट प्रश्न, मेरे को लगता है स्पीड कम होगी और बढ़ानी पड़ेगी। पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश के संदर्भ में अब आ गया एक एक भाग पर बहुत अच्छे से, इनको अगर अच्छे से बाकी फैक्चुअल चीजें हैं, ये प्रैक्टिकली चीजें हैं, इस पे थोड़ा वक्त लग सकता है। संपूर्ण थार मरुस्थल का 61.11% भाग अकेले राजस्थान में है, ठीक है। आपको लगेगा कि हाँ 61.11% भाग है, हम इस आंकड़े पर जाएंगे। आजकल एग्जामिनर क्या है, जहां डिजिट दिया हो, डिजिट एग्जामिनर गलत देता है, तो डिजिट को बहुत अच्छे से देख लेना। अब पहली बात तो ये संपूर्ण थार मरुस्थल का राजस्थान में 62% से ज्यादा है। 61.11 राजस्थान के 61.11% भाग पर मरुस्थल है, न कि संपूर्ण का 61 है, संपूर्ण का तो 62 है हमारे। एक बात, इस भाग में कहीं कहीं पथरीली चट्टानें व छोटी पहाड़ियां पाई जाती हैं, ठीक है। बरखान बालू का स्तूप सबसे ऊंचे होते हैं, नहीं, सबसे ऊंचे कौन से हैं, सबसे ऊंचे हैं पैराबोलिक। बरखान क्या है, सबसे ज्यादा वो गतिशील है। राजस्थान में सर्वाधिक अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप मिलते हैं। सबसे ऊंचे पैराबोलिक हो गए। इस भाग में कहीं हमने देखना है सत्य कथन। अच्छा, ये भी असत्य हो गया, ये भी असत्य हो गया, ये भी असत्य हो गया, तो एक ये वैसे उत्तर लगा भी हुआ है, सही उत्तर। इस भाग में कहीं कहीं पथरीली चट्टानें, ये तो सामान्य बात होगी। दूसरी, इन बातों को अच्छे से देख लेना कि यहां यहां मिस्टेक करवाई गई है आपसे, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 17, मैंने टारगेट रखा था 1 मिनट से कम समय में जो है अपने को करना है प्रश्न। निम्न में से कौन सा बूंदी जिले में स्थित दर्रा नहीं है? ये बार को बर्र दर्रा भी लिखा आ जाता है, जो कि कहां पर है, ब्यावर में है। बाकी लाखेरी, रामगढ़, जैतावास, जैतावास लगेगा कि पाली में है, पर नहीं। इसका ठीक उत्तर है बर्र या बार दर्रा। ये कहां पर है, ब्यावर में है। देखो, दर्रे राजस्थान में बहुत सारे हैं, लेकिन राजस्थान के दक्षिण और मध्य वाले प्रदेश में जो दर्रे हैं उसको छोड़कर जितने आसपास हैं वो सारे अच्छे से देख लो। कम से कम वाली संख्या याद हो, एक आधा दर्रा इनमें से लिख दे तो आपको ध्यान हो। जरगा किस पठार की सर्वोच्च चोटी है? जरगा आपको पता है उदयपुर में है। तो इन चीजों को जरूर देखो कि इसकी भोराट के पठार की सर्वोच्च चोटी है, ये भोराट वाले में, ठीक है, जरगा, उदयपुर। ग्रीन बजट के संदर्भ में पूछा गया है, और ग्रीन बजट 25-26 के अनुसार स्थापित पार्क व जिलों, एक पार्क बहुत इंपॉर्टेंट है, पार्क को अच्छे से देख लेना। औद्योगिक वाला आपका यानी कि उद्योग वाला जो आपका टॉपिक है उसमें पार्क जितने हैं, नए वाले और पुराने वाले, उनको अच्छे से देख लेना। स्टोन पार्क निंबाहेड़ा बिल्कुल सही है। सिरेमिक पार्क सोनियाना, ठीक है, सोनियाना चित्तौड़ में है। खिलौना पार्क कोटा में है।
और ब्लॉक प्रिंटिंग जोन कनकपुरा में नहीं है। ये है तो जयपुर में, लेकिन जयपुर में कौन सी जगह पर है? जयपुर में है भाई सांगानेर में। तो ये आपका एक गलत हो गया, डी असंगत है। पार्क तो वैसे भी मैं लगभग टेस्ट में आपको जो दिए हैं ना, वहां से प्रश्न खूब सारे आपको मिल जाएंगे। जिन्होंने ऑनलाइन टेस्ट दिए हैं वो एक बात का जरूर ध्यान रखें, पिछले टेस्ट जो हैं अगर आपके पास ऑनलाइन से ज्यादा ऑफलाइन अलग अलग सेंटर में अगर दिए हैं, आपके पास प्रिंट है, ऐप में डाउनलोड का भी ऑप्शन रखा हुआ है, तो आप उनको देख लेना उन प्रश्नों को जाने से पहले। निम्न में से कौन सा युग्म असंगत है? राजश्री नागौर में, श्रीराम सीमेंट ब्यावर में, वंडर सीमेंट, वो दोबारा आ गया एक बार है ना, तो श्रीराम ब्यावर में नहीं है। श्रीराम कहां पर है? श्रीराम कोटा में है। नेक्स्ट, निम्न में से असंगत युग्म है, चलिए ये आ गया उद्योग वाला। दी कृष्णा मिल्स लिमिटेड ब्यावर में है, दी बिमाड़ शुगर मिल्स उदयपुर, सैमकोर ग्लास कोटा में। राजस्थान का प्रथम सीमेंट कारखाना आपको पता ही है 1915, लाखेरी बूंदी, सबको याद होता है। मेवाड़ वाला उदयपुर में नहीं है। मेवाड़ वाला कहां पर है? मेवाड़ वाला चित्तौड़ में है। लगता है कि उदयपुर में होगा मेवाड़, लेकिन चित्तौड़ में है। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड का राजस्थान में उपक्रम कहां है? हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड, हिंदुस्तान जींदे असी जींदे आसरे तेरे हां, तो जिंक कहां है? देबारी में। अभी हमने पढ़ा था जिंक 1966, कॉपर 1967। निम्न में से असत्य कथन है। राज्य की प्रथम वन व पर्यावरण नीति 18 फरवरी 2010 को जारी हुई। 5 जून 2022 को राजस्थान की नई वन नीति जारी की गई। पर्यटन वाली जरूर याद रखना, पर्यटन इकाई नीति, अभी पर्यटन इकाई नीति जारी हुई है, जिसमें राजस्थान की ग्रामीण नीति, फिल्म प्रोत्साहन नीति, वो सारी एक कर दी। ये 2024 में जारी हुई है अभी लेटेस्ट पर्यटन इकाई नीति। पहले 2015 में जारी हुई थी, अभी वाले असिस्टेंट प्रोफेसर में ये पूछा भी गया था। तो वर्तमान राज्य के 32,869 भाग पर जो है वर्ग किलोमीटर भाग पर वन है, यानी कि 9.60% भाग पर वन है। सभी सत्य नहीं, सभी सत्य नहीं है। यहां देखो 5 जून 2022 को राजस्थान की नई वन नीति जारी की गई, जिसके तहत अगले 20 वर्षों में वनावरण 20% तक बढ़ाना है। बात आपकी बिल्कुल 20 वर्षों में कितना वन करना है? 20% करना है। वन प्रतिशत है कितना? ठीक है, लगभग 10% के आसपास है। करना कितना है? 20, लगभग डबल करना है। इन चीजों को वो वर्तमान में जितना है उससे लगभग दुगना करना है। ऐसी बातें लिख सकता है। जो आपकी गाइड या बुक में तथ्य दिए हैं सीधा उठाए, वो जरूरी नहीं होता, टेक्निकल चेंज कर सकता है। लेकिन यहां देखो फैक्ट जो है उसको सीधा ही गलत कर दिया। 5 जून 2023 को राजस्थान की नई वन नीति आई। 2023 में नई वन नीति आई है, और पर्यटन इकाई नीति, पर्यटन से संबंधित नई कब आ गई? 2024 में। इस बात को जरूर ध्यान रखना। तो ये तथ्य बी नंबर गलत हो गया। निम्न में से कौन सा वनों का प्रकार नहीं है? अवर्गीकृत 6+ में है, सुरक्षित 56.55 के आसपास है, आरक्षित 37.05 है। जरूर ध्यान रखना, ये रिजर्वेशन वाला होता है ना, हम आरक्षण कहते हैं जो, वो है। ये प्रोटेस्ट वाले हैं, प्रोटेस्ट वाले वन। इनको अच्छे से जरूर देखें और इनकी व्याख्या भी अच्छे से पढ़ें कि एक उदयपुर में ज्यादा है, बारां में ज्यादा है, ये बीकानेर वाले पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में ज्यादा है। फिर इनमें जरूर ध्यान रखें कि यहां पूर्णतः प्रतिबंध है, कोई लकड़ी कुछ काट नहीं सकता, कुछ भी नहीं कर सकता, कोई इसकी परमिशन ही नहीं मिलती। यहां परमिशन के साथ आप कुछ ना कुछ कर सकते हो, और यहां तो खुला ही है प्रोग्राम जो भी। तो इनको आप अच्छे से जरूर देखें। 25 नंबर प्रश्न, राज्य में न्यूनतम 1% वाले जिले कौन से हैं? न्यूनतम 1% वाले जिले, आपको दो चीजों को अच्छे से ध्यान रखना है। चूरू तो आपके याद ही है, चूरू के एक पास में आएगा जोधपुर, और चूरू के इस तरफ आपके आता है हनुमानगढ़। ठीक है जी, हनुमानगढ़ आता है। जब आए 1% की न्यूनतम, तो प्रतिशत नीचे है, न्यूनतम प्रतिशत चूरू के साथ जोधपुर याद रखें। सीधा पूछे कि न्यूनतम जिले, सीधा क्या पूछे? सीधा वो पूछ ले राज्य में न्यूनतम वन वाले जिले हैं, तो ये न्यूनतम वन है, सीधा न्यूनतम वन।
और यहां क्या है, न्यूनतम प्रतिशत। चूरू हनुमानगढ़ यानी कि ये दो जिले आप देखें तो न्यूनतम 1 है, न्यून 1 है, ठीक है। और चूरू जोधपुर में क्या है, चूरू जोधपुर में क्या है, न्यूनतम प्रतिशत है। इस बात का ध्यान रखना। आगे यहां पर अगर आपको सेट करना हो जिला, आप यहां नागौर लिख ले और भी सेट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, 2023 रिपोर्ट के अनुसार वन क्षेत्र में सर्वाधिक वृद्धि वाला, ये नया आंकड़ा सा आपको लगेगा नहीं गैस करके कि सबसे ज्यादा वृद्धि कहां हुई है। ये देखो सीकर और बाड़मेर, वेरी इंपॉर्टेंट में रखा जा सकता है। सीकर और बाड़मेर के वनों में, सीकर हाईलाइट ही है। सबसे ज्यादा घरेलू पर्यटक कहां पर आए हैं, घरेलू पर्यटक, आ गया हूं दुनियादारी सारी बाबा छोड़ के, खाटू वाले लेने आजा रिंगस के उस मोड़ पे। तो वो सीकर में इसलिए ज्यादा आते हैं, है ना, स्वदेशी पर्यटक सबसे ज्यादा। 2023 की वन रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधिक वन क्षेत्र वाले, वो न्यूनतम में हमने प्रतिशत भी देख लिया, न्यूनतम भी देख लिया। तो सर्वाधिक वन क्षेत्र वाले जिले उदयपुर, अलवर, प्रतापगढ़, इनको अच्छे से देख लेना। अगर वो कहे कि सर्वाधिक प्रतिशत, सर्वाधिक क्या प्रतिशत, तो प्रतिशत में प्रतापगढ़ पहले आएगा, प्रतिशत में प्रतापगढ़ पहले आएगा। वैसे सर्वाधिक क्या है, उदयपुर, अलवर है। नेक्स्ट, राज्य में सर्वाधिक कौन से वन पाए जाते हैं भाई, सर्वाधिक वन कौन से पाए जाते हैं। उष्ण कटिबंधीय कंटीले वन, ये तो 6 पॉइंट लगभग 28 से 1%, 6.25% भाग पर पाए जाते हैं। और जो है ये है शुष्क पर्णपाती वन, शुष्क पर्णपाती वन ये 52+% भाग पर पाए जाते हैं। कहां पर आपको देखने को मिल सकते हैं ये वाला जो ये थोड़ा सा हमारे से भारत वाली कंडीशन में चला गया ये, ठीक है। ये वाला जो पार्ट है ना, ये वाला यहां पाए जाते हैं कौन से, शुष्क पर्णपाती, शुष्क पर्णपाती जो वन पाए जाते हैं यहां पर पाए जाते हैं। ढाक, पलास वो सारे इधर आ जाते हैं, कोटा, बूंदी और इधर डूंगरपुर, बांसवाड़ा, इस तरफ झुकते हुए सबसे ज्यादा भाग पर ये वन पाए जाते हैं। नेक्स्ट, निम्न में से असंगत युग्म है। ढाक के 3 पात, हमने प्लांटेशन अपना रहता है हर बार, तो इस बार मैंने ये ढाक वाला भी अपने स्कूल के सामने पार्क जो बना हुआ है वहां पर मैंने लगाया है ढाक वाला। ढाक के 3 पात, तो वहां 3-3 पत्तियों के जुट हैं उसमें। सालर, सालालवर, ये जरूर याद रखना, सालर का जब भी नाम आए अलवर को जरूर याद रखें आप। सदाबहार सिरोही, खस जैसलमेर, ये गलत हो गया, सवाई माधोपुर की तरफ वाला एरिया चला गया। नेक्स्ट, निम्न में से असंगत युग्म है। सवाई मानसिंह अभयारण्य, जयपुर, रामसागर वन्य जीव, ये धौलपुर वाले तो ना पक्के ही, ये वैसे भी ये कह रहा है 3 की तरह ना, तो धौली केसर राम के वन में, 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 तो कौन सा, वन विहार, वन विहार, ये तीनों के तीनों धौलपुर में है। जैसमंद सुलुम्बर में है, ये जरूर याद रखना, नया जिला सुलुम्बर। इसका ठीक उत्तर है सवाई मानसिंह, कहां पर है, सवाई वाला सवाई माधोपुर में है, न कि जयपुर में, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, गंगा भैरव घाटी लेपर्ड सफारी, तेंदुआ सफारी जो है वो कहां पर है, अभी काफी चर्चा में रही, ये है आपके अजमेर में। नेक्स्ट प्रश्न, निम्न में से असंगत युग्म है, क्योंकि ये लेपर्ड सफारी और इनको मैं बहुत अच्छे से आपको टेस्ट का जब ये नंबर था व्याख्या में बहुत अच्छे से लेपर्ड सफारी कितनी है, कहां कहां है, अच्छे से उनको एक्सप्लेन किया हुआ है। केवलादेव पक्षियों का, ये तो अब सिर्फ रिवीजन के लिए है कि आप जिनके पास पेपर है वो पेपर पास में रख के और टिक करते रहे, जो मैं एक्सप्लेन करूं तो वो देख सके। केवलादेव पक्षियों का स्वर्ग, मुकंदरा हिल्स घाघरेनी तोते के लिए, सरिस्का भाग अभयारण्य है, ये वो जो तोते हैं ना उनके लिए फेमस है। ज्वार सागर अभयारण्य सर्प उद्यान के लिए।
तो अजगर की शरण स्थली कौन सा है? रामगढ़ विषधारी। फिर आप कहोगे कि सर सांपों वाली कौन सा है? हालांकि ये प्रश्न जो है, ऐसा प्रश्न थर्ड ग्रेड में एक आध पूछ भी सकता है, आसान से प्रश्न भी कई बार हमारे गलत हो जाते हैं। तो सांपों वाली कौन सी है? सांपों वाली शेरगढ़ है। रामगढ़ में कौन सा है? अजगर बैठा है। निम्न में से असंगत युग्म 18वीं रिपोर्ट के अनुसार। वनावरण, वृक्षावरण और झाड़ीवन, तीन तरह के वन होते हैं प्रॉपर सारे। अब जब सीधा सा हिसाब है, जब तक 9.60% जोड़ नहीं आ जाता तब तक मतलब आंकड़ों में गड़बड़ है। तो इनका 9.60 नहीं आ रहा तो ब्रह्मास्त्र में ये मिस्टेक है बच्चे। ज्यादातर ब्रह्मास्त्र अच्छी बुक है, अच्छा कंटेंट है, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छी मेहनत की हुई है। लेकिन उन्होंने क्या है कि वृक्षावरण में 2.55 दे रखा है, ये जो कि 70वीं रिपोर्ट का आंकड़ा था, रह जाती है, छोटी मोटी मिस्टेक रह जाती है। बुक बहुत अच्छी है, उसको नजरअंदाज नहीं कर सकते कि एक आंकड़े की वजह से मैं कह दूं कि नहीं नहीं गलतियां हैं, मानवीय भूल हो जाती है। वृक्षावरण जो है 3.84 में 16 ऐड करेंगे तो 5 हो जाएगा, यानी कि 3.16% भाग पर है। राजस्थान में वनावरण और वृक्षावरण दोनों मिला के 8% भाग पर है। तो इसका मतलब 484 में 8 पूरा करना है तो 316 और 160 ये हो गया, तो टोटल कितना हो गया? 9। तो ये असंगत है। निम्न में से असंगत है। शेरगढ़ कहां पर है? बूंदी में है। बस्सी, चित्तौड़, वन विहार धौलपुर, सीता माता प्रतापगढ़, ये ऐसा था। ये तो समान्य प्रश्न है, इनका तो क्या ही अब एक्सप्लेन देना है आपको। राजस्थान की जलवायु के संदर्भ में असत्य कथन, हाँ ये बड़ा शानदार जोरदार प्रश्न है। पूर्व से पश्चिम की ओर तथा उत्तर से दक्षिण की ओर वर्षा की मात्रा घटती है। पूर्व से पश्चिम की ओर जाए, पूर्व से पश्चिम की ओर कम होती जा रही है, ठीक है। उत्तर से दक्षिण की ओर मात्रा घटती है, उत्तर से दक्षिण की ओर मात्रा, पूर्व से पश्चिम की ओर, उत्तर से दक्षिण की ओर घटती है। राजस्थान की जलवायु दिशाएं तापमान और वर्षा की चरम, नीचे कुछ दिया हुआ है क्या आंकड़े? नहीं, ठीक है। दिशाएं तापमान और वर्षा की चरम सीमाओं से मुक्त है। पहली बात तो ये आ जाएगा, दिशाओं से युक्त है। देशांतरीय अवस्थिति राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है। जलवायु को देशांतरीय स्थिति नहीं प्रभावित करती, अक्षांशीय। अरावली के पूर्व में आर्द्र शुष्क व उप आर्द्र जलवायु पाई जाती है, ये ठीक है। तो यहां युक्त है, राजस्थान की जलवायु दिशाएं तापमान और वर्षा की चरम सीमाओं से युक्त है। राजस्थान की जलवायु कहलाती है, बिल्कुल आसान सा लगेगा लेकिन यह ध्यान रखना उपोष्ण है। लेकिन डूंगरपुर प्लस बांसवाड़ा में कौन सी, दो जिलों में ये कौन सी हो जाती है? उष्ण, और बाकी सारे में उप प्लस उष्ण यानी कि उपोष्ण पाई जाती है। निम्न में से राजस्थान की जलवायु की विशेषता नहीं है भाई। यहां शुष्क व अर्धशुष्क जलवायु की प्रधानता है। वर्षा की मात्रा व समय अनिश्चित नहीं है। यहां खंड वृष्टि, यानी कि खंड वृष्टि क्या है? टुकड़ों में, टुकड़ों में, ठीक है। तो अनिश्चित की जगह क्या आना चाहिए? निश्चित नहीं है, अनिश्चित तो है ही। इसका मतलब यह कथन क्या हो गया? यह विशेषता नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न, निम्न में से कौन से जिले उनके सामान्य हैं वार्षिक वर्षा के आधार पर सही आरोही क्रम में व्यवस्थित हैं? भीलवाड़ा, बांसवाड़ा, हनुमानगढ़, भीलवाड़ा, बांसवाड़ा, हनुमानगढ़, भीलवाड़ा, हनुमानगढ़, भीलवाड़ा, बांसवाड़ा। ये हो गया भाई, हनुमानगढ़, भीलवाड़ा और बांसवाड़ा आरोही क्रम, यानी कि कम से ज्यादा की ओर। तो इसका ठीक उत्तर ये हो जाएगा। नेक्स्ट, कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार बाड़मेर, चूरू, सीकर में, अब आपको एक काम करना है। कोपेन वाला तो आपके ध्यान ही है ना, कोपेन वाला तो आपके ध्यान ही है। और
ये अगर अपने बात करें पतंगाकार आकृति कैसे है ना अपना राजस्थान, तो इसमें पहले पहले वाले में अच्छे से जरूर रट लेना। पहले पहले वाले जो पार्ट में है आपके कौन सा है, BWHW, वेरी हॉट, ठीक है। उसके बाद आपका कौन सा पड़ जाता है, BSHW, फिर CWG, और ये वाला जो पार्ट है यहां पर कौन सी पाई जाती है, AW। इनको अच्छे से रट लेना, ठीक है भाई। और फिर हम बात करें यही मिट्टियों की, थॉर्नवेट की, और उनकी बात कर लेते हैं हमने। ठीक है, चलो आगे आ जाए। तो इसमें कौन सी है, बाड़मेर, चूरू, सीकर में BSHW पाई जाती है। पहले BWHW है, फिर BSHW है। थॉर्नवेट के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार हाड़ौती अंचल की जलवायु है। अब आ गया थॉर्नवेट, पतंगाकार आकृति, राजस्थान। और इसका क्या है, इसका सिस्टम ये है कि राजस्थान के इस भाग और इस भाग में ये ऊपर की ओर ABCD जैसे चलती है ना, तो इसका CAW है, CAW हाड़ौती वाला और दक्षिण वाला भाग। फिर जो ये मिड वाला भाग है वहां पर इसका DAW है, DAW। फिर बीकानेर के बाद इधर वाला क्या है, ABCDE, हाँ E इधर है, EAW, और इधर कौन सा है, DBW। ये हो गया थॉर्नवेट का। देखो कोपेन बहुत बार पूछता है, एग्जामिनर अक्सर वही पूछता है, लेकिन उसने थोड़ा सा चेंज कर दिया तो मसला हो सकता है ना। थॉर्नवेट जरूर याद रखें, CDE, ABCD पढ़ते हैं, CDE, तो DAW है, और DBW कहां है, जहां बीकानेर है वहां B। तो बीकानेर से जस्ट ऊपर गंगानगर, हनुमानगढ़ की तरफ वाले को थॉर्नवेट ने क्या नाम दिया है, DBW। और इधर इधर जैसलमेर वाले को EAW, और मिड वाला मैदानी बाग सारा DAW है, CAW। अब वो हाड़ौती पूछ रहा है, तो हाड़ौती देख लो कौन सा है, CAW है। वो पूछे मैदानी बाग, तो मैदानी वाला DAW हो गया, ठीक है। ये उसने बताया ही नहीं, ये उसने बताया ही नहीं, सीधा सही है, आसानी काम है। तो जरूर ध्यान रखें, थॉर्नवेट ने कौन कौन से ये दिए हैं, वो कौन से किसने दिए, वो कोपेन ने दिए हैं। और एक काम और कर लेना, जलवायु सीमा वो पूछता है 40 सेमी वर्षा रेखा कहां से गुजरती है, चूरू सीकर वाला वो एरिया। तो आप एक काम करना, राजस्थान के बिल्कुल मिड से 50 सेमी वर्षा रेखा गुजरती है, ठीक है। और 25 सेमी मरुस्थल को दो भागों में बांटती है। इसका मतलब 50 और 25 के बीच की, जैसे जैसलमेर में 10 सेमी गुजरती है, तो 25 से इस तरफ आप 30 सेमी वाली, 40 सेमी वाली, फिर उधर इस तरफ वाली, तो वो सेमी वर्षा रेखाएं जरूर अच्छे से देख लें। 40 सेमी वर्षा रेखा, 30 सेमी वर्षा रेखा ना, सुमेलित कीजिए। अभी हमने क्या किया था, CAW दक्षिण पूर्वी राजस्थानी भाग को, ठीक है। DAW, सी के बाद DA मध्य राजस्थान मैदानी वाला भाग, ठीक है। EAD प्रदेश, EAD इधर वाला, पूर्वी नहीं, कौन सा, पश्चिमी राजस्थान, हमने देखा जैसलमेर के आसपास वाला। और DBW उत्तरी राजस्थान, बीकानेर से ऊपर ऊपर वाला। देखो अब दिक्कत नहीं आएगी ना करने में, ये हो गया इसका उत्तर। तो ये थॉर्नवेट का जलवायु वर्गीकरण था। सिरोही, पाली, भीलवाड़ा आदि जिलों में कौन सी मृदा पाई जाती है, सिरोही, पाली, भीलवाड़ा। ये राजस्थान, पतंगाकार आकृति का, ठीक है। पहले पहले अंटी आएगी, एंटीसोल्स, फिर कौन आएगी, एरिडीसोल्स, ठीक है। और फिर कौन सी आएगी, इस तरफ वाले पार्ट में कौन सी आएगी, इंसेप्टिसोल्स, ठीक है। और इधर कौन सी आएगी, अल्फिसोल्स, और इस तरफ कौन सी आएगी, वर्टिसोल्स। अब ये कौन से जिले कह रहा है, सिरोही, पाली, भीलवाड़ा। तो जालोर, सिरोही, पाली, भीलवाड़ा, ये वाला एरिया जितना का जितना है, यहां पर कौन सी है, इंसेप्टिसोल्स है। वो हमने ट्रिक से याद भी किया था कि आंटी है, आंटी एडी को साफ सूफ करके बढ़िया तरीके से फिर क्या कर रही है, फिर वो सेल्फी ले रही है, आंटी
एडी को साफ करके जो है सेल्फी ले रही है, और जब सेल्फी ले तो फिर क्या करना है, सेफ्टी का ध्यान रखना है, क्योंकि नदियों वाला इलाका है, यहां दिक्कत हो सकती है। इसीलिए क्या करना है, उसमें ध्यान रखना है सेल्फी लेते हुए कि सेफ्टी से सेल्फी लेनी है, कोई गिर ना जाए और वाट ना लग जाए वर्टिसोल्स। तो ये पाली भीलवाड़ा में इधर। एक और ध्यान रखोगे, लाल लोमी और लाल पीली, लाल लोमी और लाल पीली जो मृदा है, वो लाल पीली शब्द आए ना, तो ये अजमेर, भीलवाड़ा, अजमेर, सवाई माधोपुर, यहां पर कौन सी पाई जाती है, लाल पीली मृदा। कौन सी, लाल पीली मृदा। और इधर वाला जो डूंगरपुर बांसवाड़ा है, यहां पर कौन सी पाई जाती है, लाल लोमी मृदा। कौन सी मृदा, लाल लोमी मृदा। तो अब यहां पर कौन सी होगी, इनसेप्टिसोल्स वाली होगी। लाल लोमी मृदा से थोड़ा सा इधर वाला एरिया में, सामने वाले एरिया में, जालोर, सिरोही, भीलवाड़ा, पाली, ये वाला एरिया जितना का जितना है, यहां पर कौन सी होगी, इनसेप्टिसोल्स होगी। शेखावटी अंचल में कौन सी मृदा पाई जाती है भाई, शेखावटी अंचल। अभी हमारा सामने आ गया 2 नंबर वाला अंचल कौन सा था, शेखावटी था। ये अर्ध शुष्क वाला प्रदेश, शुष्क वाला जो प्रदेश है उसको कोपेन ने BWHW कहा है। वहां पर मिट्टी कौन सी पाई जाएगी, वहां आंटी बैठी है, वेरी हॉट, कौन, आंटी बैठी है वहां, ठीक है। और नीचे वाले एरिया को उसने क्या कहा, BSHW कहा, किसने, कोपेन ने। और सामान्यतः क्या कहेंगे हम उसको, अर्ध शुष्क प्रदेश। वहां मिट्टी कौन सी होगी, एरिडीसोल्स। नेक्स्ट प्रश्न, राजस्थान में सीकर जिले का अधिकांश क्षेत्र किस जलवायु में आता है। सीकर जिले का अधिकांश क्षेत्र, वही शेखावटी में, अर्धशुष्क, कैसा भी पूछ ले, प्रश्न गलत नहीं होना चाहिए। और प्रैक्टिकली बोल देता हूं, इनमें से प्रश्न आपको 40 सेमी 30 सेमी वर्षा रेखाओं की बात होगी, और ये वाली बात होगी, इनको अच्छे से पूछेगा। अब मिट्टियों में इस तरह के प्रश्न भी बोर्ड जो है प्रैक्टिकल करने लग गया है, 4th ग्रेड में पूछे गए हैं। कौन सी रेगिस्तानी मिट्टी, इसकी उर्वरता कम होती है, बिल्कुल, राजस्थान के पश्चिमी भाग में यह अधिक है, ठीक है। इस प्रकार की मिट्टी की जल धारण क्षमता अधिक होती है। ग्रेनाइट व बलुआ पत्थर के कारण इसका निर्माण हुआ है। ग्रेनाइट, बलुआ पत्थर, वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, बहुत अच्छी बात है। ये देखो, जल धारण क्षमता अधिक नहीं होती, कम होती है। रेतीली मिट्टी में जल धारण क्षमता क्या होगी, कम होगी, बिल्कुल ही कम होगी, ठीक है, बिल्कुल ही कम होगी जल धारण क्षमता। कहां, किसमें, रेतीली मिट्टी में, क्योंकि वो अपने में पानी नहीं रखती, पानी सोख लेती है, तो जल धारण क्षमता इसकी अधिक नहीं होती, कम होती है। लाल पीली मृदा, अभी हमने कहा था लाल पीली मृदा कहां पर है, डूंगरपुर बांसवाड़ा में कौन सी है, लाल लोमी। कौन सी है, लाल लोमी। और लाल पीली मृदा कहां पर है, सिरोही और भीलवाड़ा में कौन सी है, लाल और पीली मृदा पाई जाती है। हाँ जी, तो फिर अपना लाल पीली मृदा हो गई थी, हाँ लाल पीली हो गई थी, अभी हमने पढ़ लिया था सिरोही में, और इसके बाद भीलवाड़ा में, डूंगरपुर बांसवाड़ा में लाल पीली थी। अब आ गया इस मिट्टी के बारे में, राजस्थान में लाल लोमी मिट्टी के संदर्भ में निम्न में से असत्य कथन कौन सा है। एक प्रश्न, ये अभी एक ट्रेंड 4th ग्रेड में आपने देखा था, उसमें भी ऐसा प्रश्न आपको देखने को मिले थे। इसका निर्माण कायंत्रित, जिसको रवेदार चट्टान कहते हैं, चट्टानों का जरूर ध्यान रखना। अरावली के मध्य में कौन सी है, दक्षिण में कौन सी जो चट्टानें हैं, तो उनका जरूर ध्यान रखना। इसमें बहुत बारीक कण पाए जाते हैं, ठीक है। इसे लेटेराइट मृदा भी कहते हैं। किसको, लाल लोमी मिट्टी को लेटेराइट मृदा भी कहते हैं। चूना, पोटाश, फास्फोरस तत्वों की अधिकता इसमें पाई जाती है। तो इन तत्वों की क्या है, इसमें फास्फोरस, इनमें क्या है, इसकी कमी पाई जाती है, न कि अधिकता। तो इन चीजों को, ऐसा एक प्रश्न मिट्टियों में, एक तो वैज्ञानिक वर्गीकरण हो गया, ठीक है। दूसरे हिंदी, ये वाले नाम लाल लोमी, लाल पीली, ऐसा नाम आ गया। काली मिट्टी के नाम है ना, वो रेगर मृदा वगैरह वगैरह, जो अलग अलग, वैसा आ जाएगा, या ऐसा आ जाएगा लाल लोमी का, या काली का, या रेतीली का। उन मिट्टी के बारे में वो पूछेगा 4 पंक्तियां देके, तो उसमें इन तत्वों की ना लगभग मिट्टियों में कमी ही देखी जाती है।
नेक्स्ट प्रश्न, अनास व चाप किसकी सहायक नदियां हैं? जैसे ही अमरोरू की पहाड़ी, अमरोरू, आम खा रही है माही, बांस के पेड़ पर बैठी, बांस के खाट पर, खाटू गांव बांसवाड़ा यहां से प्रवेश करती है, माही आम खा रही है। अमरोरू एमपी से निकलती है माही, माही के ये राइट साइड हो गया, ये लेफ्ट साइड हो गया, लेफ्ट साइड से मिलने वाली तीन नदियां हैं, अनास चाप हरण, अनास चाप प्लस हरण, ये तीन नदियां माही के लेफ्ट साइड से मिलती है, माही की सहायक नदियां होगी। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न, चंबल नदी के संदर्भ में सत्य कथन है, बातें दी गई है, देखते हैं। यह कोटा व बारां की, तो बारां तो कट्टी हो गया, कोटा व बूंदी की सीमा बनाती है, बारां तो इसमें से कट्टी हो जाता है क्योंकि बारां से चंबल नदी नहीं गुजरती, कोटा, झालावाड़, बारां, बूंदी, तो कोटा से ऊपर ऊपर रह जाती है, इधर बारां की तरफ इसका रुझान नहीं आता, तो कोटा व बूंदी की सीमा बनाती है, बारां की वजह से यह बात असत्य होगी। चंबल नदी बेसिन का विस्तार राजस्थान के 11 जिलों से है। देखो यहां नदी बेसिन के विस्तार की बात कर रहा है वो, न कि चंबल नदी की। चंबल नदी आपको कम जिलों में मिलती है, राजस्थान के 5-6 जितने जिले हैं वो कोटा से उधर से लेके, तो नदी बेसिन का मतलब चंबल व उसकी सहायक नदियां जितनी भी हैं, सभी कितने जिले टोटल हो जाते हैं, 11 जिलों में, ये बात बिल्कुल ठीक है। चंबल नदी का उद्गम अमरोरू पहाड़ी से नहीं, चंबल का उद्गम होता है जानापाव, चंबल की तरफ मत जाना, वहां डाकू रहते हैं, चंबल के डाकू, चंबल में मत जाना। ठीक है, तो चंबल जानापाव से है, आम खा रही है माही, बांस की खाट पे बैठी हुई, खाटू गांव से प्रवेश करती है माही, तो इसलिए यह कथन भी असत्य हो गया। यह राजस्थान की एकमात्र बारहमासी नदी नहीं है, एकमात्र बारहमासी, तो यह भी असत्य हो गया, तो केवल सत्य बात ये रह गई। थोड़ा सा ये अगर नदी के बारे में थोड़ा इतना डीप आप ये सोच सकते हैं कि ऐसा तो क्या पूछेगा, हाँ बेसिक चीजें एग्जामिनर पूछनी शुरू करेगा, तो वो बेसिक चीजों का आपको ध्यान होना चाहिए कि अरब सागर, बंगाल की खाड़ी या आंतरिक प्रवाह का कौन कौन सा सर्किल सबसे ज्यादा बड़ा अरब सागर वाला है, या बंगाल की खाड़ी वाला है, या आंतरिक प्रवाह वाला है, तो वो उस चीजों को आप अच्छे से देख लेना। राजस्थान की किस नदी का उद्गम मध्य प्रदेश से नहीं होता, तो काली, काली बागली, बागली गांव एमपी, पार्वती, पार्वती किसे होरनाल, पार्वती से होर, पार्वती से होर, पार्वती किसे होरनाल, माही आम खा रही है, अमरोरू पहाड़ी, माही अमरोरू, सोम, किसी ने कहा सोम पिला दो, सोम पीनी है, तो नहीं मैं तो छाछ पीऊंगा, बीछा मेढ़ा छा पीनी है, सोम यानी कि शराब नहीं पीनी, तो ये बीछा मेढ़ा सा, ये राजस्थान से है, ये उदयपुर से है, बीछा मेढ़ा की पहाड़ियों से निकलती है सोम नदी। ठीक है, काली सिंध बागली, काली बागली, काली बागली, पार्वती किसे होरनाल, ये एमपी की है, ये सारी एमपी की है, तो सोम एमपी की नहीं है। निम्न में से चंबल नदी की इस सहायक नदी का उद्गम राजस्थान से नहीं होता। चंबल की सहायक नदियों की बात करें, ये गुंजाली है, ये एमपी से उद्गम होता है, और राजस्थान में प्रवेश करने पर, राजस्थान में जब चंबल प्रवेश करती है, चंबल के प्रवेश के समय सबसे पहले मिलने वाली नदी, सबसे पहले मिलने वाली नदी जो है वो कौन सी है, वो है गुंजाली, एमपी से निकलती है। नेक्स्ट प्रश्न, नदियां व उसके उद्गम स्थान से संबंधित असंगत युग्म, आप ये भी बता सकते हैं, अगर आपको ऐसे प्रश्न नहीं चाहिए, भाई ये प्रश्न मेरे तैयार किए हुए थे, तो मुझे ये लगता है कि बच्चों तक पहुंचा दें, सीधी पीडीएफ, तो थोड़ी सी पीडीएफ भी
दे सकते हैं, लेकिन इसमें क्या है कि मैंने आपका प्रश्न गलत करवाने का जो प्रयास किया, तो मैं वो बताऊं कि इसका उत्तर ये नहीं ये है। ये थोड़ा सा मुझे लगता है, और उसमें समय भी नहीं लगाऊंगा मैं। अभी अपने क्या है कि ज्यादा लंबी क्लास ना करते हुए अब मैं सोच रहा हूं कि सवा घंटे 1.5 घंटे की 2 क्लासें दे दें, तो उसमें पूरे लगभग 150 प्रश्न पूरी ज्योग्राफी के हो जाएंगे। और अगर आप कहो कि नहीं सर फास्ट फास्ट रिवीजन वैसे करवा दो, मुख्य मुख्य लाइनिंग से क्वेश्चन, तो इन दिनों में तो मुझे लगता है क्वेश्चन ही करवाए जाए। नदियां व उसके उद्गम स्थान से संबंधित असंगत युग्म है, बेड़गंदी है, गंभीरी, जावेद पहाड़ी एमपी, सोम भंवर माता की पहाड़ी, बाण गंगा बैराट पहाड़ी। ये सोम तो हमने अभी पढ़ा था, बीछा मेड़ा की पहाड़ी, सोम बीछा सोम छा। भंवर माता की पहाड़ी से कौन सी निकलती है? हाँ, भंवर आए तूफान आए तो जख्म हो जाते हैं, जाखम नदी, जाखम नदी। तो सोम वाला गलत हो जाएगा, यहां से जाखम नदी निकलती है भंवर माता की पहाड़ी से। नदियां व उसके उद्गम स्थान के बारे में खूब सारे प्रश्न ये बनाए हुए थे। सागी जसवंतपुरा की पहाड़ी, जवाई गोरिया गांव, साबरमती, सानवारा, सायारा नहीं है सानवारा है। साबरमती कोटड़ा तहसील पड़ती है कहां? उदयपुर में। कोटड़ा तहसील का गांव है पदराला, पदराला। तो वहां से पदराला से निकलती है, कोटड़ा के पदराला से निकलती है, पदराला की पहाड़ी से साबरमती नदी। सनवारा से नहीं निकलती ये। अब आप कमेंट करके बताएं सनवारा की पहाड़ी से कौन सी नदी निकलती है। कई दिनों बाद YouTube पे आया हूं, तो थोड़ा सा आज आपका इंटरेस्ट कम बन सकता है ना, तो मुझे ये रहता है कि मैंने बातें तो करनी नहीं है, मैं ये भूल ही गया हूं मान लो, क्योंकि पेपर नजदीक है। गंभीरी गुजरी वागन तो मैंने आपको एक AI से जनरेट करके एक वीडियो बनाई थी छोटी सी, उसमें जो है बनास और उसकी सहायक नदियों की बात की गई थी। तो वहां पर भेड़ है गुजर गई, गन चला दी उस पे, तो वो सारी की सारी हमने देखा था गंभीर मुद्रा पे खड़ी, और थी ये इस साइड वाली, मतलब राइट साइड से वाली जो नदियां थी, वो नदियों का जिक्र किया जा रहा था। निम्न में से नदियों को उद्गम संबंधी, नदियों के उद्गम संबंधी असंगत युग्म देखना है। काली सिंध तो काली तो हमने अभी पढ़ा था, बागली, ये ज्यादा नहीं है, 10-15 नदियों के उद्गम स्थान आपने याद कर लिए ना अच्छे से, तो आपका उद्गम स्थान से संबंधित प्रश्न कैसा भी दे दे आपका सेट बैठ जाएगा। तो ये देखो इसकी अब याद है ना, तो ये तो है ही नहीं। कुठारी, दिवेर, खारी, खारा बीज और बनास खमनोर की। बाकी तो जब आपको श्योर है कि काली सिंध बागली से निकलती है, बस बात ही खत्म। नेक्स्ट प्रश्न, पार्वती जगर सहायक नदियां हैं, पार्वती और जगर सहायक नदियां हैं किसकी? गंभीर की सहायक नदियां। गंभीर कहां से निकलती है? करौली से। करौली में कौन सी? नादोती। नादोती करौली से निकलने के बाद ये सीधा जाती है किसमें? यमुना में मिल जाती है। ठीक है, गंभीर की सहायक नदियां हैं पार्वती जगर। वाकल से ही हाथमती सहायक नदियां हैं, तो ये नहीं, ये हो गई साबरमती की, साबरमती की सहायक नदियां हो गई वाकल से ही हाथमती। जैसमंद झील के बारे में लो, एक आसान प्रश्न आपके लिए। जैसमंद झील के बारे में बताएं कौन से कथन सही नहीं है। इस झील से सिंचाई हेतु श्यामपुरा व भाट नहरों का निर्माण किया गया, ठीक है। इस झील में सबसे छोटे टापू को प्यारी कहते हैं, बड़े को क्या कहते हैं? बाबा जी का भांगड़ा। इस झील को डेबर झील भी कहते हैं, ठीक है। ये गलत है, मीठे पानी की सबसे बड़ी प्राकृतिक नहीं है, मीठे पानी की सबसे बड़ी कृत्रिम। देखो ये तो मैं हल करवा रहा हूं आपको लग रहा है, लेकिन पेपर में हमारा ध्यान इन चीजों पर नहीं जाता। और वैसे तो मैं आपके लिए प्रश्न छोड़ूं, आप उत्तर दो, उसमें समय ज्यादा मैं बार बार कह रहा हूं, तो फिर मेरा मन नहीं करता, नहीं तो फिर आपका मूल्यांकन तो उससे अच्छा हो। जैसे ये प्रश्न आपके लिए छोड़ दिया, लो अब बताओ निम्न में से असंगत युग्म है कौन सा? कनक सागर बूंदी, नवल सागर बूंदी, तालाब शाही जैसलमेर, गैर सागर डूंगरपुर। ठीक है, बताइए।
तालाबशाही जैसलमेर ये असंगत है। तालाबशाही कहां है? धौलपुर में है। निम्न में से किस झील का नमक सबसे बढ़िया है? किस झील का नमक सबसे बढ़िया है बताओ भाई। सांबर, पंचभद्रा, डीडवाना, ताल छापर। ठीक है, ये तो ऐसे प्रश्नों के उत्तर तो अभी लेंथी प्रश्न आने दो, फिर मैं पूछूंगा, फिर आप बताना, आप पढ़ ही नहीं पाओगे उतने समय में। निम्न में से असंगत युग्म चलिए बताइए। छापरवाड़ा, छापरवाड़ा, बालसमंद, चैत सागर, मोती झील। इसका उत्तर बताएं। मोती झील भरतपुर, जैत सागर बूंदी, बालसमंद मंडोर और छापरवाड़ा झील चूरू। इसका ठीक उत्तर है ये। चलो अब ये आप बता दो, छापरवाड़ा अलवर में है या जयपुर में है? बस इतना सा बता दो मुझे। चंबल नदी पर बने बांधों को नदी प्रवाह की विपरीत दिशाओं में क्रमानुसार, पहले तो क्या कह रहा है? नदी प्रवाह की विपरीत दिशा में, यानी कि चंबल इधर से जाएंगे, गांधी की तरफ से नहीं, उधर की तरफ से, कोटा बैराज की तरफ से वापस को आना है। ठीक है, तो विपरीत दिशा में आपको आना है, यानी कि आपका लास्ट बांध गांधी सागर होना चाहिए। सीधा सही है। देखो गांधी सागर यहां है, तो गांधी सागर के बाद हमने देखा है पहले देश के जो राष्ट्रपिता उपाधि है, कुछ मानते हैं कुछ नहीं, वो अपना, लेकिन उपाधि तो है ही। गांधी सागर के बाद हम अपने राजस्थान के राणा प्रताप को याद करते हैं। ये देश के हो गए, फिर ये राजस्थान के हो गए, हालांकि देश में भी प्रसिद्धि, और फिर देश का नेतृत्व करने वाले जवाहरलाल नेहरू। तो जवाहर, राणा, गांधी, ये हो गया विपरीत दिशा में। नेक्स्ट प्रश्न, जवाहर सागर बांध का निर्माण तीसरे चरण में हुआ। राणा प्रताप सागर बांध का निर्माण चंबल परियोजना के तहत द्वितीय। तो ये देखो राणा ऐसे ही लिखा जाता है, ठीक है, राणा लिखते हैं, और दो भी ऐसे ही लिखते हैं। तो राणा जो है वो दूसरे चरण में हुआ है। एक बात ध्यान रखना, कथन और कारण वाले शुरू में दिया होता है अभिकथन, फिर दिया होता है कारण। तो ऐसे प्रश्न जब भी आए, एक ही मुद्दे की अगर बात की जा रही हो, इसका मतलब कथन और कारण दोनों ही लगभग वो सत्य से होते हैं। कब सत्य होंगे भी? ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या कर रहा है, ऐसा वो मैं फाइनल पेपर जब आपको करवाऊंगा तो उसमें करवाऊंगा वो सारे, चलो उसमें देख लेना। आपको कंटेंट, ये इसमें तो देखो कोई कंटेंट नहीं दे रहा मैं, आपके अभ्यास के लिए प्रश्न, कि आपको ठीक है, आपको पता चल जाए हमने पढ़ा है, अच्छा ये प्रश्न आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं, जिस बिंदु के उसका आप दोहराव अच्छे से कर ले, इतना सा काम है। कंटेंट, जो नया कोई स्टूडेंट है तो कंटेंट देखना है तो मैंने यूट्यूब पे जो करवाया हुआ उसको देख ले, फिर ठीक लगता है आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। थर्ड ग्रेड खत्म होते ही हम सेकंड ग्रेड की तैयारी को कंटिन्यू करेंगे जितना हो सका। चलिए, तो ये दोनों ही सही है, कथन 1 और 2 दोनों सही है। हाँ, असंगत युग्म चलिए, बंद बरेठा भरतपुर, कनोता बांध जयपुर, ईसरदा बांध सवाईमाधोपुर, कालाखो। जब मैंने बांध करवाए थे, अगर आपको ध्यान हो, तीसरा या चौथा टेस्ट था, उसकी व्याख्या करवाई थी मैंने, तो उसमें शुरू के 1 घंटे में मैंने 15 जिलों के बांध को करवाया था, इंपोर्टेंट। तो उसमें हमने कालिख पोत दी थी किसके मुंह पर? जिसका कोई दोष था, जिसका कोई दोष था। तो कालाखो बांध कहां पर है? दौसा में है। बाकी सारे ठीक है। नेक्स्ट, पांचना बांध करौली। देखो ये क्रमानुसार चल रहे हैं, पहले भौतिक प्रदेश के आ गए, फिर हमने नदियों को कर लिया, झीलों को कर लिया, जलवायु को कर लिया, मिट्टी को कर लिया, बांधों की तरफ आ गए, हम क्रमानुसार आगे बढ़ रहे हैं। हालांकि वो पीछे वाले टॉपिक के भी आगे प्रश्न आ जाएंगे। पांचना बांध करौली, मोरा सागर बांध सवाईमाधोपुर, गुड्डा बांध धौलपुर, हिंगोनिया बांध जयपुर। चलो एक उत्तर आपसे लेते हैं, जल्दी बता दो भाई कौन सा ठीक है। मैं बता देता हूं, एक बांध बूंदी में है, इनमें से देख लो कौन सा है। एक बांध बूंदी में पड़ता है, कौन सा होगा वो? गुड्डा बांध धौलपुर में नहीं है, बूंदी में है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा बांध टोंक में नहीं है? आ जाओ, टोंक में नहीं है, और इस पर बड़ा चर्चा चली थी, ये सही बांध उदयपुर, वो पाली, और उधर हमने उस दिन बहुत रिसर्च की थी इस पे, जब मैंने हिंदी ग्रंथ अकादमी से पढ़ाया था। हिंदी ग्रंथ अकादमी में ये गलत दिया हुआ था,
तो सेई बांध कहां पर है? सेई बांध भैया आपके टोंक में नहीं है। निम्न में से कौन सा बांध भीलवाड़ा में नहीं है? चलिए आप बता दें कमेंट करके। उमेद सागर कहीं ये मत चले जाना कोटा और पाली की तरफ। सरेरी, उमेद सागर बता देता हूं मैं आपको भले के लिए कि उमेद सागर कहां है। नहीं बताऊंगा, चलो बताओ। सरेरी, जेतपुर, उमेद सागर, भीम सागर। इसका ठीक उत्तर है, इनमें से उत्तर वो है जो झालावाड़ में है। इनमें से कौन सा है झालावाड़ में? भीम सागर। नेक्स्ट, निम्न में से असंगत युग्म है। ननेरा बांध, ये असल में ना नवेरा बांध था। देखो एक है नवेरा बांध, ध्यान रख लेना इस चीज को, मूल किताब के तथ्य हैं ये। एक है नवनेरा, ये नवनेरा कोटा में है, ठीक है, बहुत फेमस, बहुत चर्चा का विषय है, वेरी इंपॉर्टेंट। नवनेरा बांध वेरी इंपॉर्टेंट। और नवेरा बांध जो है ये सिरोही में ही है, ये सिरोही में ही है। गलाई सागर गल्ला बहुत करता सीगा, माना दा मुंडा सवाई माधोपुर हमने देखा था, मान सागर और वो मानसरोवर बांध सवाई माधोपुर। नारायण सागर बांध शायद में भी है ना, आप अगर ढंग से पढ़ा है तो ब्यावर में है शायद, ये भरतपुर में नहीं है। नारायण सागर बांध भरतपुर, ये गलत है। नेक्स्ट, निम्न में से बांध व स्थान संबंधी असंगत युग्म है। असंगत युग्म है मदार बांध उदयपुर, सांकड़ा बांध भरतपुर, पन्ना मीना कुंड जयपुर, छापी बांध झालावाड़। चलिए बताइए, आज हम 75 प्रश्न करेंगे। बचे हुए 75 प्रश्न जो है वो कल की क्लास में हो जाएंगे, और वो आगे वाले जो बैंकर वाले टॉपिक आ रहे हैं ना आपके, वो ट्रिकली आपको याद करवा दिए जाएंगे। खनिज है, परिवहन है, कोई उद्योग का बचा है, ऊर्जा के टॉपिक हैं, वो सारे के सारे बैंकर वाले टॉपिक जो है वो नेक्स्ट क्लास में आपको करवा दिए जाएंगे। निम्न में से बांध व स्थान संबंधी असंगत युग्म, मदार बांध उदयपुर, सांकड़ा बांध भरतपुर, पन्ना मीना कुंड जयपुर। तो सांकड़ा बांध कहां पर आ जाएगा? सांकड़ा बांध आ जाएगा अलवर में, ठीक है। हमने लवर को सांकल से बांध रखा था। माधो सागर, कलक सागर, झिलमिली, देवचली। तो कलक से याद आ गया, ठीक है। तो झिलमिलाते हुए चेहरे पर कालिख पोत दी थी जिसका कोई दोष भी नहीं था। दौसा में है, दौसा में है, ठीक है। नवनेरा बांध आ गया, अभी हमने चर्चा की थी कोटा में, और नवेरा बांध सिरोही में। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी संरचना तालाब का छोटा रूप? तालाब का छोटा रूप है। देखो खड़ीन से बाहर उठ के एग्जामिनर ने जब परंपरागत जल स्रोतों में पूछ लिया ना, हमारी जो है लंका लग जाएगी। तालाब का छोटा रूप है जो अधिकांशतः पश्चिमी राजस्थान में पाई जाती है। कौन सी संरचना पूछ रहा है वो? ये है बेरी। कौन सी संरचना है? बेरी। जोरावर सागर बांध किस जिले में है? जोरावर सागर बांध किस जिले में है? इनमें से बताइए, जोरावर सागर बांध किस जिले में है? तो इसका ठीक उत्तर है बोराबास, ठीक है। कल एक क्लास के टाइम को लेकर आगे आपको कंटिन्यू क्लासेस दूंगा मैं। क्लास के टाइम को लेकर आपको हो कि सर 8 बजे, 8:30, 9 जो कहेंगे आप वो टाइम रख देंगे, ठीक है। निम्न में से कौन सा राजस्थान के दक्षिण पूर्वी पठार के संदर्भ में सही सत्य कथन है? चुनते हैं, चलो। यह मालवा पठार का ही विस्तार है, मालवा पठार के उत्तर वाला विस्तार है, ठीक है। तो ठीक है, यह हाड़ौती के पठार के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। इस प्रदेश की औसत ऊंचाई, अभी अभी मैंने बताया, भौतिक प्रदेश का पुनः आ गया, बीच बीच में प्रश्न आते रहेंगे। 500 मीटर है, न कि 1500। तो ये बात असत्य होगी। पूछा क्या है? सत्य पूछा है। मुकंदरा की पहाड़ियां व 56 का मैदान इसी प्रदेश के भाग है। नहीं, ये भी असत्य होगी, क्योंकि मुकंदरा की पहाड़ियां इस प्रदेश के भाग है, जबकि 56 का मैदान जो है पूर्वी मैदानी, मैदानी शब्द आ गया तो पूर्वी मैदानी। वैसे आपके जहन में आ सकता है कि ये दक्षिण में है, तो क्या पता इसका भाग हो। तो दो गलत हो गए। असल में इसमें दो बातें सही हैं।
तो इसका मतलब वो ऑप्शन आने थे ए व बी दोनों सही है, ए व बी दोनों सही है। हाँ ऐसा ही आएगा, ये वही प्रश्न आ गया। ठीक है, तो यहां भी मिस्टेक हुई है, यहां ए व बी आएगा ना, ए व बी ये दोनों सही है। ठीक है, और दूसरी बात, बालू का स्तूप वाले तो चलो किए हुए हैं। ठीक है, आगे प्रश्न जो है ना मैं हटा दूंगा जो पिछले वाले भौतिक प्रदेश या उसके आए। ऊर्जा है, परिवहन है, खनिज है, उद्योग है, ये बैंकर बैंकर खतरनाक खतरनाक वाले जो सारे टॉपिक है ना, एक टॉपिक के शानदार शानदार 20-20 15-15 प्रश्न, जिससे आपका अभ्यास अच्छी तैयारी करके आ जाना, और कल वाली क्लास में आपको देंगे ये है टॉपिक। ठीक है, अच्छी तैयारी, अच्छा रिवीजन करते रहें। कोई आपकी क्वेरी जो कुछ क्वेश्चन हो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दें, ठीक लगे शेयर कर देना, बाकी कोई बात नहीं। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।